नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी और खास मुलाकात में आपका स्वागत है। आज मेरे साथ होगी एक ऐसी शख्सियत जो संगीत की दुनिया में अपना ही एक अलग स्थान रखती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यदि महिला किसी संगीतकार की बात की जाए तो शायद आप समझ रहे होंगे मैं किसकी बात करने वाला हूं। दरअसल मेरे साथ है उषा खन्ना जी। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम, क्या कहेंगे, आज आप मध्य प्रदेश में हैं और आप तो ग्वालियर में आपका बचपन बीता, लेकिन आज मध्य प्रदेश पहुंचकर यहाँ आकर कैसा लग रहा है? यहाँ के बहुत अच्छा लगा। ज़्यादा मैं घूम नहीं पाई, मगर एक लगा कि मैं अपने मतलब अपने शहर में आई हुई। कोई यादें आती है मध्य प्रदेश की आपको, जब आप मध्य प्रदेश से अब तो मुंबई में रह रही हैं, आप वहाँ चली गई हैं, लेकिन चूंकि सब कुछ आपका जो बचपन जैसा हमने आपसे कहा, लेकिन जब ग्वालियर की बात होती है, ग्वालियर खुद संगीत का घराना कहा जाता है। जी जी, तानसेन जी का घर है। जी जी, तो ग्वालियर की कुछ ऐसी यादें मन में आती रहती है? चलते ग्वालियर में शायद मैं इतना ज़्यादा घूमी फिरी नहीं ना, मैं बहुत जल्दी आ गई थी बॉम्बे में, जी जी। तो यहाँ पे ज़्यादा रही ग्वालियर से ज़्यादा। किसी संगीत को जब धुन दी जाती, किसी गाने को जब संगीत दिया जाता है, तो ये आया कहाँ से? आपके मन में कैसे इसकी शुरुआत हुई जब आप अचानक किसी गाने को धुन देने लगी? क्योंकि आपका फैमिली बैकग्राउंड तो रहा ही है, पिताजी की यदि बात करें, लेकिन फिर भी कैसे आपके मन में आएगा? इंदिवर जी हमारे पापा के बहुत अच्छे दोस्त थे। वो बहुत बोलते थे कि तुम म्यूजिक डायरेक्टर बनो। मैंने कहा इंदिवर जी मैं नहीं बन पाऊंगा। बोले ट्राई तो करो। उनके प्रेरणा से उनके गाने ले लेके मैं सुन के बनाती थी, अपने मतलब ट्यूनें बनाती थी। उससे मेरे को मतलब प्रोत्साहन मिला। ऐसा कहा जाता है कि आप खुद संगीतकार नहीं बल्कि खुद एक गायिका बनने जा रही थी। हाँ, गायिका बनना चाहती थी। जी जी, तो फिर ये परिवर्तन कैसे हो गया? मैंने सोचा कि मैं दोनों बहनों से अच्छा नहीं गाती हूँ, ना आशा दीदी से ना लता दीदी से। तो मैंने कहा नहीं, ये फील्ड जो मैंने चुनी है ये ज़्यादा बेटर है। जैसे आप जब गाने के लिए आपने खुद आप एक गायिका बनने जा रही थी, लेकिन जब आपने देखा कि लता जी और आशा जी से आप अच्छा नहीं गाती जैसा आप कह रही, तो कभी जब उस दौर में आप जाना चाह रही, गायिका बनना चाह रही, तो कभी कोई ऐसी धुन उस समय लता जी की आपको याद आती थी जिसके कारण ऐसा लगता? हाँ, बहुत गाने उनके, तो हर गाने से इंस्पायर होकर हम लोग गाते थे। तो कौन सा ऐसा कोई गाना है जिससे आप इंस्पायर हुई? अब मुझे कोई कुछ समझ आता है? याद नहीं है अभी, क्योंकि ना बहुत गाने थे और उस समय एक गाना दीदी का नहीं, सब गाने हिट होते थे, हम लोग हर गाना गाते थे। आपने करीब 250 फिल्मों में अपना काम किया और तमाम सारे जैसे, लेकिन जब बात सौतन की आती है तो मुझे चाय पर बुलाया है, बड़ा एक अनूठा गाना, मतलब मस्ती भी है उसमें, सब कुछ नज़र आता। तो ये गाना कहाँ से आपके मन में आ गया था कि ये भी एक गाना, ये भी एक धुन हो सकती है? वो कैसे आपने जब धुन बनाने का सोचा होगा, तो इसके बारे में कुछ बताएंगे आप? ये तो हमारे डायरेक्टर सावन कुमार जी ने हमें मुखड़ा दिया था बनाने के लिए, तो वो उनकी सिचुएशन थी, तो उसके ऊपर उन्होंने मेरे को वो गाना दिया। तो मैंने बोला भी ये कैसा गाना है, इसका कैसे ट्यून बनाऊँ, मैं समझ नहीं आता। तो बोले देखो तुम बना के देखो, बहुत अच्छा गाना बनेगा, हिट होगा। तो उनके कहने से मैंने फिर ये गाना बनाया था। कैसे, मतलब धुन जब आप सोच रही होंगी तो कैसे वो याद आ रहा था? हाँ नहीं, मतलब ये सोचना पड़ा था जैसे बोले हैं ऐसी ही ट्यून होनी चाहिए, सिंपल, और ज़्यादा उसको मैं क्लासिकल बना नहीं सकती थी। तो मैंने फिर सोचा थोड़ा, मैंने कैसे गाना होना चाहिए, मैंने कहा सब बच्चे भी गाएं बड़े भी गाएं, तो फिर वो ट्यून मैंने सोची। अब जो संगीत, जिस संगीत की दुनिया में आप रहे, 1959 से आपने अपना सफ़र शुरू किया और यहाँ आते 2003 तक मैंने देखा कि आपने कुछ संगीत दिया है। अब उसके बाद क्यों आप थम सी गई, क्यों ऐसा लग रहा है? नहीं, एक्चुअली आर्टिस्ट कभी थमता नहीं है, लोग थाम देते हैं उसको, थमा देते हैं कि भाई बैठो तुम लोग। क्योंकि अब जब मैं आई थी तो नई जनरेशन और भी तो है ना, वो आ रहे हैं, नए नए कलाकार आते हैं, तो पुराने कलाकार थोड़े कम हो जाते हैं। मैं अभी भी सावन जी की पिक्चर में अभी 7 गाने रिकॉर्ड किए, अब नई जो बना रहे हैं सौतन 2। अच्छा अच्छा, हाँ, उसके 7 गाने रिकॉर्ड किए अभी। तो अभी मन में, चूंकि जब एक संगीतकार होता है तो उसके मन में तो ये चलता रहता है कि धुनें आपके मन में आती रहती होंगी, तो अभी कोई ऐसी धुन चलती रहती है आपको? हाँ, उसके बिना हम लोग जी नहीं सकते। अभी देखिए, कभी कभी ऐसे बैठे बैठे रात को नींद नहीं आ रही है, तो हम नींद नहीं आ रही तो क्या होता है, ऐसे लेटे लेटे, आजकल तो बड़ा टेक्निक अच्छा हो गया, मोबाइल पास में रहता है, ऐसे सोचते सोचते कुछ ट्यून बन जाती है, हम उसे उठा के उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। रात के 2 बजे हैं, पता थोड़ी है, सुबह दिखता रहे रात को 2 बजे हमने ट्यून बनाई। जब तक ये दिमाग चल रहा है उसको चलाते हैं। कैसे आप, मतलब जैसे मन में जो धुन आती है, हम तो सोच के, मतलब जब हमारे मन में कल्पना आती है, जब आपके बारे में हम पढ़ते हैं और देखते हैं,
तो हमें बड़ा आश्चर्य होता है कि आखिर ये धुन आ कहाँ से जाती, कैसे, मतलब कुछ बताइए ना। देखिए, जैसे आप बोलते हैं, जैसे आप अभी आप बात कर रहे हैं, ऐसे हमको बात करनी नहीं आती, जैसे हमारा काम आपको नहीं आता। ये सब देन है ऊपर वाले की। मुझे तो सरस्वती मैया ने दिया है। मेरे को ना मैंने क्लासिकल सीखा, ना मैंने गाना सीखा, ना मैंने ताल सीखा है, सब आता है, मगर कैसे आता नहीं मालूम। तो गॉड गिफ्ट है। कभी आपने सीखने का प्रयास ही नहीं किया? कभी नहीं सीखा। और सीधा धुन? हाँ, अपने आप नहीं। पहली जब आपने जो पहला जो आपका गाना था, ना मेरा पहला गाना रिकॉर्ड किया था मेघा रे बोले। अब वो सब अब कैसे बनाती है नहीं मुझे मालूम, मैं खुद नहीं जानती कैसे बन जाती। तो आपके पिता जो है उनको जब पहली बार आपने किसी गाने को धुन दी होगी, जैसा मेघा रे आप बता रही हैं, तो जब उनने देखा होगा, उनने सुना होगा, तो हाँ, बड़े खुश होते थे, क्योंकि उनको ये था कि भाई मेरी लड़की है, कल पता नहीं कैसा ससुराल मिलता है, क्या करेगी, क्योंकि ना मैं पढ़ने लिखने की शौकीन, ना दूसरा काम कुछ आता था। तो बोले इसको ये शौक है तो इसको इसी में पकड़ के रखो। तो उन्होंने मुझे कैद कर दिया था कि तुम संगीत में ही रहो। जितने संगीतकार, जितने गीतकार आपके साथ रहे हैं, तमाम सारे लोगों का, किशोर जी की बात करें, लता जी की बात करें, आशा जी की बात करें, तो इनमें यदि मैं आपसे पूछ लूँ तो किसके साथ आपको सबसे अच्छा लगा कि जब उनके साथ आप गाना प्ले कर रही होंगी या आपके धुन को उन्होंने गाने में संजोया होगा? ऐसे तो सब अच्छे थे, मगर ज़्यादातर हम लोग फ्री होते थे हिंदी वजह से, क्योंकि वो तो बचपन से मैं देखती थी। तो कुछ लाइनें नहीं भी अच्छी लग रही, बोलते क्या अंजू जी अच्छा नहीं लग रहा आपको, मेरे को नहीं अच्छा लगा, उनको बोल सकते थे, बाकी दूसरे राइटर को बोलना ज़रा मुश्किल लगता था। जी जी। तो जिनके साथ ज़्यादा काम करे थोड़ा आदमी क्लोज हो जाता है। कोई ऐसी याद जो, चूँकि लंबा सफ़र है आपका, 1959 से जो सफ़र चल रहा है, ये जो सफ़र एक लंबा सफ़र है, इस सफ़र में कहीं कोई ऐसी चीज़ आती है जिससे कभी मन में कोई बात ऐसी उपजती है कि ऐसा होता तो ऐसा हो जाता, कहीं कुछ ऐसा? नहीं, वो कभी कभी ख्याल आता है कि बीइंग लेडी मैं पीछे रह गई थी, और अगर मैं ये सोचूं कि जब मैं आई थी अगर ये स्टाइल होता आज का जो होता है, जो मीडिया चल रहा है, जैसा आजकल है, अगर मेरे उस ज़माने में मिलता तो मैं भी इतनी ज़्यादा पॉपुलर होती थी, इससे ज़्यादा पॉपुलर हो जाती। तब तक ये नहीं था ना कि टीवी नहीं था, कोई नए नए चैनल्स नहीं आते थे वहाँ हमें देखें आप लोग। अभी तो कोई भी नया आर्टिस्ट आता है या सिंगर है, आप लोग फट उसको टीवी में दिखा देते हैं। हम लोग तो अपने मतलब उस ज़माने में ये सब था नहीं। तो वो जो जब पुरस्कार दिए जाते हैं, जैसे अभी भी तमाम सारे पद्म विभूषण हैं या तमाम सारे जब पुरस्कारों की घोषणा की जाती, आप कह भी रही कि आपके मन में ऐसा लगता है कि उस समय हम लोग, यानी मीडिया का ये इस तरह का एक रोल देखने को नहीं मिलता था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं रहा करता था। तो कभी ये ज्यूरी जो बनती है या जो सरकार तय करती है, तो इनके मन में कभी नहीं आता, कभी आपसे मिलने की किसी ने कोशिश नहीं की, प्रयास नहीं किया कभी बात करने का? नहीं, मैं भी खुद पीछे बहुत रही हूँ, मुझे भी सामने आने का इतना शौक नहीं रहा ना, इसकी वजह से भी। एक होता है कि किसी को फ़ोटो खिंचाने या किसी को टीवी वाले बुलाते हैं, तो मैं सच कहती हूँ, मैं भागती हूँ, नहीं मेरे को नहीं आना, मैं बिज़ी हूँ। पता नहीं क्या शुरू से ऐसे, इसकी वजह से तो हो सकता है कि मैं ज़्यादा फ्रंट नहीं आ सकी। अभी मतलब इस चीज़ का मलाल आता है कहीं मन में? मलाल मेरा नेचर ऐसा है, मलाल तो जब आएगी जब मैं चाहूँगा और नहीं कर पाऊँ। मैं बोलती अच्छा मिल गया तो ठीक है, नहीं होता तो कोई बात नहीं। ये बताइए कि किशोर जी का जो गाना जिसकी हम शुरुआत में बात कर रहे थे, शायद मेरी शादी का ख्याल, तो ये किस तरह से इसको गाया गया था? कुछ एक आध कुछ गुनगुना सकती हैं हम? शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है, इसीलिए मम्मी ने मेरी तुम्हें चाय पे बुलाया है। देखिए गला फट खराब हो रहा है। कहते हैं कि ये जो गाना जिसको आप सुना रही हैं, ये गाना कहीं हम गाड़ी में सफ़र कर रहे थे, मैंने कहीं पढ़ा था, और सफ़र करते करते मन में आ गया था, तो वो थोड़ा वाक्य बताइए ना। नहीं, ये गाना जब दिया था ना बोले, तो मेरे सामू जी से मैंने यही कहा था, मैं क्या ट्यून बनाऊँ समझ नहीं आ रही, तो मैं ऐसे जैसे अभी गुनगुनाया ना, ऐसे गा के मैंने फिर सुनाया, ये गाना ऐसे मतलब गाना बनाया। किशोर जी के साथ तमाम सारे गाने आए हैं, लता जी ने बहुत सारे गाने गाए, लेकिन आप एक ऐसी शख्सियत भी रही संगीत की दुनिया की, यशोदास, जिनके गाने भी जैसे दिल के टुकड़े टुकड़े करके चल दिए, या मधुबन खुशबू देता है, वो
इन धुनों के बारे में कुछ बताइए ना, ये धुन कैसे आई थी, क्योंकि बहुत ही मधुर धुन है और मुझे लगता है जो धुन आपने बनाई वो अब तो संभव नहीं है। ये वाला गाना हमने इंदिरा जी ने लिखा है। रात के 3-4 बज रहे थे, तो सुबह रिकॉर्डिंग थी हमारी। वो मुखड़ा नहीं बन रहा था, अच्छा अंतरे में जाके वो कुछ हो रहा था। और सावन जी रिकॉर्डिंग थी, नाराज़ हो रहे थे, तुम लोग नहीं रखा है और गाना रिकॉर्ड करना है और तुम बोल रही हो कि बना नहीं अभी तक। तो हमने कहा नहीं बन जाएगा, आप घबराइए मत। तो रात को हम लोगों ने बैठ के ये गाना इंदिरा जी ने 3-4 बजे पूरा किया गाना। मधुबन खुशबू देता है, सागर साबुन देता है। जी जी। तब ट्यून ये बनाई थी इतने बजे, मतलब टेंशन ही हो रहा था कि सुबह रिकॉर्डिंग है और गाना तैयार नहीं अभी तक। तो आप जिस जगह की बात कर रहे हैं कि सुबह मतलब रात को 3 बजे आप सोच रहे थे और सुबह उस गाने को रिकॉर्डिंग होना, हाँ। तो ये मेरा असिस्टेंट भी था साथ में, मेरा अरेंजर भी था साथ में, हम सब बैठे काम कर रहे थे। सिर्फ मेरे प्रोड्यूसर डायरेक्टर नाराज़ थे, वो जाके बोले मैं सोने जा रहा हूँ, तुम लोग रिकॉर्डिंग करनी है करना, नहीं तो कैंसिल कर देना। तो इतनी जल्दी ये आपने तैयार भी कर दिया? हाँ बन गया गाना, उसका टोटल बॉडी तो बन गई थी, लिखावट में और उसमें ज़रा उसको क्लीन करना था। आपका गला इस बात को नहीं अलाउ कर रहा है कि आप कुछ बोल पाए, लेकिन मधुबन तो कम से कम आपसे ये धुन तो बनती है कि हम या हमारे दर्शक जो देख रहे होंगे वो कम से कम आपके बिन से वो धुन जैसी भी निकल पाए, हम सुन पाए। मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, जीना उसका जीना है, जोरों को जीवन देता है मधुबन। माफ कीजिए सच्ची गाना। ऐसा कहते हैं कि आप अभी भी वही बचपन की तरह एक अल्हड़ सा बच्चा होता है। वैसी सच्ची जी। अब जो नए संगीतकार आ रहे हैं, हालांकि बहुत काफ़ी कुछ गाने अच्छे भी आ रहे हैं, लेकिन आपको लगता है कि आपकी जो धुनें थी, जैसे अभी हम मधुबन खुशबू की बात कर रहे थे या शायद तेरी शादी का ख्याल, जब ये गाने आते हैं तो एक तरह से अचानक सुनाई पड़ता था, ऐसा लगता है रिवर्स करके इसको फिर से सुन लिया जाए मधुबन खुशबू। मैं खुद जब अपनी गाड़ी ड्राइव कर रहा होता तो मुझे लगता है कि ये गाना फिर से, हाँ ये गाना फिर से सुन लिया जाए। मैं तो इस बात पे मुझे बहुत ही खुशी मिलती है जब आप लोग ये बोलते हैं ना, तो मुझे लगता है मैंने इतने अच्छे गाने बनाए कि आपको इतने पसंद आते हैं। और वही कभी कोई कहता है अवार्ड नहीं मिला, ये नहीं, मैं बोलती कोई बात नहीं, मुझे पब्लिक ने तो दिए ना, वो मुझे पहचानते, मेरा नाम को जानते हैं और क्या चीज़। अब क्यों नहीं आ पा रही लेकिन ये धुनें, वो कहाँ गायब हो गई? स्टाइल नहीं है ना, वो सा सिस्टम ही खत्म हो गया। वो कैसे, जब चूँकि उस समय जैसा आप अब बता रही हैं, अब तो पूरी दुनिया बदल चुकी है, सब कुछ बड़ा एक कंप्यूटर की दुनिया है, या ये कहा जाए कि कैमरे सब पूरा सब कुछ बदल गया। हाँ सिस्टम ही अलग है। जी जी। और आपका जो सिस्टम उस समय जब रहा करता था तो कितनी देखिए हमें लाइव करना पड़ता था, हमारे 70-80 म्यूजिशियन होते थे, वो बजाते थे और ये लोग गाते थे। रफ़ी साहब एक साइड पे, इधर लता दीजिए, इतने बड़े बड़े आपस में बैठ के गा रहे हैं, सामने खड़े होकर माइक के ऊपर। एक मिस्टेक हो जाती थी तो पूरा गाना गाना पड़ता था। अब वो नहीं है ना, अभी आप एक मिस्टेक करें 10 करें कुछ फ़र्क नहीं, ट्रैक ले लिया, अच्छी ये लाइन छोड़ो बाद में करते, दूसरा आगे चलो, ये फ़र्क पड़ गया। अब वो ना बेजान में जान डालना पड़ती है बस। AR रहमान साहब बड़े अच्छे संगीतकार, जैसा उनको तो पुरस्कार मिला, उनको अवार्ड भी मिला, बड़ा जो सबसे बड़ा संगीत की दुनिया का अवार्ड कहा जाता। लेकिन पुरस्कार, आप भारत में रहे, भारत में सब कुछ किया, लेकिन अब देख रहे हैं कि वो भारत को छोड़कर कहीं बाहर है, जबकि आप मध्य प्रदेश से निकली, वहाँ पहुँची और आज भी यही मध्य प्रदेश में मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो ये आखिर ऐसा क्यों होता है कि आप जिस देश से निकले, जिस देश में आप रहें, अब कहीं आप तो आज भी वही सब गाने गुनगुना रहे हैं, वही सब हाँ। कर रहे हैं। तो आपको कभी मन में इस तरह की कोई बात आती है कि ये सब परिवर्तन कैसे आता है? मुझे तो नहीं आती, मैं तो सोचती हूँ यहीं जो काम मैंने नाम कमाया, मैं यहीं और बढ़ाऊँ अपना नाम। मेरी संस्कृति, मेरा जो स्टाइल है, जो रंग मुझे यहाँ मिलेगा, मुझे फॉरेन कंट्री में नहीं मिल सकता। हमारे लोग जो आप लोग हैं तो सब इंडियन है ना। किसी संगीत को कभी सरहद की सीमा नहीं बांध पाती है, और संगीत ऐसा है कि कई सरहदों को लांघ कर वहाँ तक चले जाते। जैसे आपके गाने मुझे लगता है पूरे वर्ल्ड में लोग सुन रहे होंगे। जब कभी बात हमारी नहीं हो रही, भारत की नहीं हो रही कि मधुबन खुशबू और ये सब आपके तमाम सारे गाने हैं, पर
ऐसा लगता है कि अब जो परिवर्तन आ रहा है उसमें संगीतकार यानी या गायक कलाकार, जैसे गुलाम अली साहब की अभी बात करें, रिसेंटली एक मामला छड़ा जिसमें उनको ये कहा जाए सरहद पर बांध दिया गया, तो आपके मन में कभी कुछ, आप क्या सोचते हैं सर? नहीं, मैं तो सोचती नहीं बांधना चाहिए, क्योंकि संगीत तो पाकिस्तान का या सरहद के पार कोई भी देश का हुआ हमारा हो, संगीत से क्या दुश्मनी है? संगीत को या देश को अलग करने के लिए थोड़ी आते हैं। हम तो गाते हैं, हमारा गाना सुनिए बस हम चले जाएंगे। अभी आप किस रूप में देख रही भारत को? भारत का नाम पहले से देखिए ना, फॉरेन कंट्रीज में अब भारत को लोग पहचानने लगे पहले से, तो इसका मतलब भारत में कुछ तो अच्छाइयाँ हुई हैं, कुछ तो परिवर्तन हुआ है जिसकी वजह से फॉरेन कंट्रीज में सब लोग जानने लगे। सोनू निगम, पंकज उधास, इन सबको आपने आगे बढ़ाया। अब वो जो यूथ है, नया जो यूथ है, वो कहीं पीछे जाते नज़र आ रहा है आपको, या जो संगीत का इस समय क्षेत्र चल रहा है, तो कहीं आपको लग रहा है कि वो सब चीज़ें कहीं गौड़ होती जा रही जो आप लोग के समय में रहा करती थी, जिन चीज़ों की ज़रूरत है? अभी क्या हो गया कि कोई भी सिंगर बन सकता है, कोई भी म्यूजिक डायरेक्टर बन सकता है, बस सिंपल सी बात है। कोई पहले कंपटीशन रफ़ी साहब जैसा कौन गाता है, किशोरदा जैसा कौन गाता है, ये होता था। अभी जरा भी थोड़ा भी सुर में होकर हाँ इसको गाना गवा दो, इससे हिट करो। यही वजह है कि वो अचानक आते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। नेचुरली यही बात है। आप लोग कितनी मेहनत करते थे उस समय, आपने देखा? हम लोगों ने बहुत मेहनत की भाई। हमको एक गाना अगर हमारा डायरेक्टर बोलता था नहीं ऐसे, हम दूसरा बनाते थे, तीसरा बनाते थे। अभी नहीं ऐसा। किशोर जी के साथ कौन सी याद आती है आपको? नहीं, वो सौतन का गाना बताया था, चले गए तो मैं जा रहा हूँ। किशोर साहब हम बड़ी मस्ती करते थे गाने से पहले। आगे बोले चलो 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 चलो, अरे मैंने कहा किशोर आया, चलो चलो एक मिनट म्यूजिशियन आ जाए। बोले नहीं नहीं सबको आने दो, मैं तो गा रहा हूँ। वो माइक पे बैठ जाते थे और आवाज़ में चलो उषा उषा, उनका मज़ा आता था। बोला तुम लोग कितना गाना गवाते हो? मैंने कहा मैंने तो एक बार दो बार। नहीं नहीं, दो कुछ म्यूजिक डायरेक्टर है वो इतना गाना गवाते हैं मेरे को, और मैं खड़ा रहता हूँ और थोड़ी देर के बाद देखता हूँ मेरी दाढ़ी आने लगती है, थोड़ी देर के बाद देखता हूँ मेरी सफ़ेद दाढ़ी हो गई, और तीसरे 2 घंटे के बाद बाहर आता हूँ तो मैं खुद को पहचानता नहीं हूँ। तो बोला ये कौन बुढ़ा किशोर कुमार जा रहा है। वैसी बातें रिकॉर्डिंग में करते रहते थे। मुकेश जी की आपको याद बता रही थी? मुकेश जी तो बारिश का गाना, जब बरखा रानी जरा जम के परसों गा रहे थे, तो तभी बॉम्बे में बारिश भी नहीं हो रही थी, और मुकेश जी गाएँ और एक पर्टिकुलर जगह आके वो वहाँ पे कट हो जाए, वहाँ वो रुक जाते थे, फिर बोलते थे फिर से सॉरी सॉरी उषा, फिर से करते हैं। हम 10-15 बार गा रहे, वहीं अटकते थे। इतने में बोले अब जरा मैं चाय पी लेता। हमने कहा ठीक है। तो कोई बाहर गया और उसने आके बोला अरे बाहर बारिश इतना सा पानी भर गया है। हम लोग को नहीं मालूम, हम लोग सब अंदर रिकॉर्डिंग कर रहे थे, तो देखा सच में इतना सा पानी भरा हुआ था और गाना चल रहा था बरखा रानी जरा जम के बरसो। ये फैक्ट बता रही। जी जी जी। तो बस चलते चलते बरखा रानी को बरसा दीजिए थोड़ा सा। बरखा रानी जरा जम के बरसो, मेरा दिल भर जाना पाए, झूम कर बरसो बरखा रानी। चलिए, तो खास मुलाकात में आज इतना ही। आपने देखा कि जिन शख्सियत से हम बात कर रहे थे उषा खन्ना जी थी, मध्य प्रदेश की थी, और आज मध्य प्रदेश में जब हमारे साथ थी तो बरखा रानी जरा जमकर बरसो, गजब की धुन थी, गजब का संगीत था। हमारी शुभकामनाएं आपके लिए, आप इसी तरह बनी रहें और ये संगीत। नमस्कार, खास मुलाकात।